अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्माइलिंग हेल्थ कास्ट ऑन एफएम सेहत ज़िंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, इसलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, जो कि फ़ाउंडर हैं यूए एस्थेटिक्स के। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। जी थैंक यू, आप लोगों ने मुझे मदऊ किया है ऑन दिस प्रोग्राम। तो डॉक्टर उस्मान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वाई प्लास्टिक सर्जरी, ये ही शोबा क्यों चूज़ किया? प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत अच्छा शोबा था इस सेंस में कि व्हेन आई वाज इन 2009 की बात करता हूँ, जब मैं जनरल सर्जरी कर रहा था तो फिर मुझे प्लान हुआ कि दिस इज़ नॉट माय सॉर्ट। मुझे कुछ सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू में फ़ाइन चीज़ चाहिए जिसमें एक नफासत हो और उसमें खूबसूरती निकले, तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने 2-3 रोटेशंस की, तो आई फाउंड कि ये प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स जो है ना वो आगे प्रेजेंट कर सकता हूँ और अपनी आवाम के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। तो उसमें फिर तभी मैंने प्लास्टिक सर्जरी को चूज़ किया और जब मैं इस फील्ड में घुसा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि येस दिस इज़ नाउ द बेस्ट स्पॉट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पर अपने पैशन से काम कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं कि जी प्लास्टिक ले आओ और लगा दो, प्लास्टिक इकट्ठा करके डॉक्टर के पास। प्लास्टिक का मतलब होता है कि जी एक चीज़ डैमेज हुई उसको दोबारा बनाना, उससे मिलता जुलता बनाना, इसलिए उसको मोल्ड करते हैं। जैसे प्लास्टिक को मोल्ड किया जाता है, इसी तरह हम अपने टिशू को कोई भी जगह लेके उसको मोल्ड करके उस जगह पे लगा देते हैं, तो वो उसका नाम पड़ गया प्लास्टिक सर्जरी। तो आप सर्जिकल स्किल्स भी आ जाती हैं, मोल्डिंग भी हो जाती है और खूबसूरती भी रिवर्ट हो जाती है। सही। तो प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे डिजीज़ेज़ हैं या कौन सी ऐसी हादसात हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड तो बहुत, ये एक समझे एक तरह की छतरी है। उस छतरी के साइडों से छोटे मोटे कोने निकले हुए हैं, वो जो कोने हैं ना वो सारे प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें आप बर्न से रिलेटेड हो सकता है, रिकन्स्ट्रक्शन है, लोगों को चोट लग जाती है और ज़ख्म ठीक नहीं होते, उसके बाद जो है मरीज़ जल जाते हैं, वो उनका पूरा प्लान इसके अंदर आ जाता है। फिर बहुत सारा आप देखा होगा कि लोग बच्चे पैदा होते हैं, उनके होंठ कटे हुए हैं, तालू कटे हुए हैं, या किसी की उंगलियां जुड़ी हुई हैं, किसी के पाँव टेढ़े हैं, वो सारी चीज़ें जो ना वो उसकी एक फील्ड बन जाती है और उसको हम कंजेनिटल प्लास्टिक पार्ट ऑफ में कहते हैं। तो अगर बात करें, ये प्लास्टिक सर्जरी जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलके जो है वो एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लास्टिक सर्जन जो है ना वो सारी फील्ड में घुसा हुआ खुद, अच्छा, दे अलाउ अस टू कम और हम आपका काम करें। क्योंकि अगर कोई जनरल सर्जरी है, कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, कुछ भी है, बाद में उसको हील करने के लिए, स्किन को नॉर्मलाइज करने के लिए एक प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एग्जैक्टली। तो अगर हम कोई सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई ट्यूमर था इस जगह का, कैंसर था, तो उसमें हमें फिर मल्टी डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि कैंसर है, उसमें आपने ENT वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया, मैक्स फैक्स को भी इन्वॉल्व कर दिया और एनेस्थीसिया वाला भी इन्वॉल्व है, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व है, तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या हुआ कि वो एक नॉर्मल एब नॉर्मल चीज़ थी, उसको नॉर्मल करने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक। तो डॉक्टर उस्मान, अगर हम बर्न की बात करें तो बर्न की कितनी टाइप्स है और बर्न ये क्या है, मतलब जलना क्या है? इसको अगर हम एक नॉर्मल ज़ुबान में बात करें तो इसके क्या टाइप्स हैं? क्योंकि जलने की बात आए तो इंसान आग से भी जल सकता है, करंट लग के भी जल सकता है, तो इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस फॉरम पे मैं भी बैठा हूँ आपके सामने, इसमें बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अगर हम उनको एक लेमैन आवाज़ में बात करें तो मैं समझता हूँ उनको बेहतर चीज़ को समझ आ सकती है। और अगर टेक्निकल चीज़ों में बात की जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या किताबी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको आम फहम में बात करूँगा। आम फहम यह है कि आम बंदा भी समझे ताकि वो कम से कम इसी से बच तो सके। बर्न मुख्तलिफ तरह के हैं। एक कुछ लोग आग से जल जाते हैं, करंट लगने से जलते हैं, कुछ ये बैटरी के पानी से जल जाते हैं, रेडिएटर का पानी आया खोला वो मुंह पे आया उससे जल जाते हैं। उसके अलावा और भी जो केमिकल बर्न्स हैं, एसिड से मुंह पे एसिड फेंक दिया जाता है उससे जल जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिसमें लोग हमारे पास जल के आते हैं। उसके अलावा टाइप्स, अब देखना यह है कि कोई भी जल
किसी भी फॉर्म है वो जल जाता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या किस तरह का हम महसूस करेंगे भाई ये चीज़ ख़तरनाक है, ये हम घर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें मैं टाइप 1, 2, 3 इस तरह के 4 के मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। टाइप 1 में ये होता है कि कोई चीज़ जली, स्किन जली और आपके स्किन के ऊपर लली आ गई और बहुत दर्द हो रही है, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। अगर साथ आंवला बन जाए, जिसे थोड़ा सा बॉयल कहते हैं, छाला जिसे कहा जाता है, वो बन जाए तो वो टाइप 2 में कन्वर्ट कर जाता है। टाइप 3 में और क्या होता है कि जो डीप स्किन होती है, एक ऊपर वाली जल्द होती है, अल्लाह ताला ने एक और नीचे एक और जल्द बनाई है, अगर वो भी जल जाए तो फिर वो सफ़ेदी छोड़ देती है और उसके अंदर दर्द बिल्कुल नहीं होती। तो मेरे हिसाब से एक आम बंदे के लिए 3 चीज़ें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इन 3 चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसने घर में क्या करना है। तो अगर वो हमारे इस फोरम के थ्रू उन लोगों को पता लग जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई आम इंसान नॉर्मली कोई जल जाता है तो फ़ौरन क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर तक पहुंचते हुए टाइम लगता है, तो घर बैठे अगर कोई जल गया है तो क्या फ़ौरन से करना चाहिए? मेरे हिसाब से जी आज के ज़माने के अंदर ट्रीटमेंट तो खैर मौजूद है ही है, लेकिन क्या हम उस ट्रीटमेंट बर्न्स को बचाने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं? मेरे हिसाब से प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम होना चाहिए, ताकि एक घर में जो बंदा जलता है, जलता तो वो सिर्फ अकेला बंदा, लेकिन अगर घर में 7-8 बंदे हैं ना, वो सारे के सारे समझेंगे वो जल गए हैं। वजह कैसे कि तकलीफ उसको है, लेकिन साथ जो 8 लोग बैठे हैं उनकी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल ऐसा है। अगर बीवी जलती है तो बंदा जो है ना वो काम पे जाता है, लेकिन दिमाग उसका बीवी पे ही है। बच्चा जलता है तो माँ बाप का ध्यान बच्चे के ऊपर है। माँ जलती है तो सारे बंदे माँ बाप के ऊपर है, यार माँ को कैसे मैनेज करेंगे। तो प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, और जलने से पहले क्या कोशिश करें कि हर घर के अंदर 1 या 2 क्रीमें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें कुछ ऐसी क्रीम जो आप लगाएं और वो उस एरिया को सुन्न कर दे। तो वो किसी भी नाम से मार्केट में बहुत सारी मिल जाती हैं, वो आप वो वाली क्रीम रखें घर के अंदर। और एक सिंपल सी दवाई जो बहुत ही मशहूर ज़माना है, हाँ बंदे के सर में भी है, और जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना रेडी वाला, उसको भी पता है कि एक क्रीम पॉलीफैक्स है, तो घर में पॉलीफैक्स ज़रूर भी रखें। तो ये 2 चीज़ें आप अपने घर में क्रीमों की फॉर्म में रखें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर जल जाता है किसी भी फॉर्म में, उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट सादा पानी, आम पानी होता है नलके वाला, उसके ऊपर हाथ रखें। सपोज इस जगह पे जला है तो इसके ऊपर पानी बहाते रहें 15-20 मिनट बहाते रहें, ताकि वो जो उसकी गर्माइश का असर है वो आपके जल्द के ऊपर रहे, अंदर की तरफ ना जाए। तो ये 2 काम आप करें। एक पहला क्या करें, पहले पानी बहाएं 15-20 मिनट, आधा घंटा ले लें, कुछ नहीं होता। आपको महसूस होगा वो चुल्लू चुल्लू जो हो रहा होता है ना, दर्द हो रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, आप उसके ऊपर क्रीम में लगा दें। अब इस आधे घंटे के अंदर अंदर जो आपके साथ सपोर्टिव बंदा है घर का, वो किसी डॉक्टर के साथ अगर कोई जान पहचान वाला है उसे बात करें, आप अपनी फर्स्ट एड लें। अगर वो कहता है कि आएँ हमारे पास, आएँ हॉस्पिटल, तो आप ज़रूर जाएँ। तो डॉक्टर उस्मान, जैसे आपने कहा कि अगर कोई जल जाए तो पानी डालना चाहिए, जी ठीक है, लेकिन नॉर्मली सुनने को ये मिलता है कि जले पे पानी मत डालो, छाला बन जाएगा। तो क्या ये मिथ है या छाला बनने के फ़ायदे हैं? देखिए जी, ये अभी मैंने आपको टाइप्स का जिक्र किया था। अगर आप पानी फ़ौरन से पहले डाल देंगे ना तो छाला नहीं बनेगा। ये मिथ है कि जले पे आप पानी डालें तो वो जो है ना वो छाला बन जाता है। वो एक मशहूर कहावत है ना कि जी आप दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के कार्य करता है। तो सिचुएशन यही है कि अगर वो जलता है तो वो पूरा सोच समझ के चल रहा होता है आगे। तो मेरी सजेशन होगी कि जब पानी डालेंगे तो वो छाला सिस्टम उस वक्त पानी से नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी जो पानी था वो बहुत गर्म था और वो ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहा तो फिर चांसेस हैं छाला बनने के। क्यों? अगर आपने 5 मिनट उसको धो लिया तो फिर तो वो डीप नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो डीप जाता है, गहरा जाएगा, तो फिर वो छाला बनाएगा। लेकिन छाला भी अगर बन भी जाता है ना तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वजह कि हम उस छाले को सिर्फ हल्का सा पंक्चर कर देते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं और वो जिल्द हो रही है, वो एज ना बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का काम करती है। तो आपने छाला काट के उतारना नहीं है, सिर्फ उसको पंक्चर करना है, पानी निकाल देना है और उसको बिठा देना, फुस कर देना उसको।
मतलब ये तो अच्छी बात है कि अगर छाला बन रहा है, क्योंकि आपकी जली हुई स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, ऐसा ही है? नहीं, अच्छी बात तो है नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर छाला बन गया तो परेशानी की बात नहीं है। ठीक ठीक। क्योंकि छाला बनता है इसका मतलब है थोड़ा डीप गया बर्न, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं पानी बहा के और साथ ऊपर करीमे लगा के। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मार्केट में ना आम बंदा कहता है बरनौर लगा दें, टूथपेस्ट लगा दें, शहद लगा दें, कुछ भी लगा दें, आटा लगा दें, और पता नहीं कौन सा। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि लोग जो है जले पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं, आटा, शहद, ये सब कत्था लगा देते हैं, पान वाला कत्था लगा देते हैं। अब बंदा सोचे पान खाए या यहाँ लगाए। तो आई थिंक सो कि वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसका कोई रोल नहीं है। और पायोडीन लोग बड़ा कॉमन है, पायोडीन क्यों लगाना चाहते हैं? कुछ जहम थोड़ी है, पायोडीन नहीं लगाना। पायोडीन जब भी लगाएंगे वो बाकी जरासीम को अट्रैक्ट करेगी और आपके एरिया को डैमेज करेगी। तो सिंपल आप चीज़ें बताइए, इसको फॉलो कीजिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपका कोई सुपरफिशियल बर्न डीप में नहीं कन्वर्ट होगा, और अगर कोई डीप है तो उसको आप फर्दर डीप में जाने नहीं देंगे। मतलब हर इंसान के पास घर में 2 क्रीमें मौजूद होनी चाहिए जलने की सूरत में। एक तो जिल्द को सुन करने वाली क्रीम, दूसरी पॉलीफैक्स। और अगर कोई फौरन जल जाता है तो पानी बहा लेना चाहिए उसी टाइम पे, वेट किए बगैर। बिल्कुल सही कह रही। उसके अलावा घर में देखिए हर बंदे के पास ब्रूफिन है, पैनाडॉल है। अगर बच्चा है तो सिरप की फॉर्म में दे दें, और अगर बच्चा बड़ा है तो गोलियां दे दें। तो ये तो होगी जिल्द की बात, लेकिन जलने से अगर उंगली या हाथ कट जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर उंगली, आज आप वर्ड यूज़ किए, कट जाती है उंगली, उस टाइम पे कटेगी जब आपको बहुत हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट जो ऊपर करंट लगे, बहुत हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट है उसमें वो जा रहा है, और 11,000 वोल्ट का जो वो खींचती है ना तार, तो एक बार वो पकड़ती है और फिर वो झटका मार के बाहर फेंकती है। उससे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोगों के ने दिल की धड़कन का मसला पड़ जाता है, बंदा बेहोश मदोश हो जाता है। फिर कोई अगर आप उसने ज़ोर से फेंका है, किसी जगह पे जाकर गिरा तो हड्डी टूट सकती है, तो उंगली ऐसे टेढ़ी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो 11,000 वोल्ट की वजह से होती हैं। लेकिन ये सारा कुछ नहीं है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं है। कोई पेशेंट जो है ना मैक्सिमम 5-10 मिनट बाद रिकवरी की तरफ आ जाता है, और उसको करीबी हॉस्पिटल में ज़रूर शिफ्ट करें। आपको पता है, ये देखिए आम बंदा ऐसे जले ना तो उसको मट्टी में दबा देते हैं। भाई मट्टी में दबना तो आपने एक दफ़ा है, ये तो पहले क्यों दबा रहे हैं उसको? तो पहले ना दबाएं उसको। करंट जब निकलता है तो वो एक एंटर से होता है, दूसरे से निकल जाता है, वो बॉडी में नहीं रहता। अगर बॉडी में रहे तो बंदा तो वहीं पर रोस्ट हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि एक बंदा या कोई भी चीज़ अगर तार से लटक रही है तो वो लटकी रह गई है, जब वो लटकती है वो काली स्याह हो जाती है, उसने पकड़ लिया ना, उसका हाथ गलत जगह पे लग गया। लेकिन 11,000 क्या कहता है, करंट देगा उसको लेकिन उसको फेंक देगा। तो उसमें मट्टी में दबाने वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप कहेंगे मट्टी में दबा दें करंट निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे होना शुरू हो तो फिर तो पता नहीं पहले ही हम लोग सारा सिस्टम मैनेज हो जाए। तो ये एक मिथ है, इसको भी आप अवॉइड करें, मैं समझता हूँ। और उसके अलावा अगर सपोज़ आपकी उंगली इतनी है और उस पर करंट ज़्यादा लगा और वो काली होना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि वो काली उंगली है, उसको नहीं बचा सकते, उसको निकालना है, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो डैमेज है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डैमेज हो गया उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है बाद में रिकन्स्ट्रक्शन करके। सही, इस तरह होता है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर उस्मान, बर्न के ट्रीटमेंट्स में स्किन ग्राफ्टिंग अमूमन मैं पढ़ती हूँ कि ये ट्रीटमेंट भी मौजूद है, डॉक्टर्स जो है वो कर रहे हैं। तो स्किन ग्राफ्टिंग क्या है और ये बर्न के केसेस में किस तरह से हील करता है? देखिए, इससे ना मैं आपको पहले एक छोटी सी बात करूँगा। ये तो बहुत ही टेक्निकल बात होगी, जो मैं समझता हूँ आम बंदा थोड़ा सोचता है कि यार मैं कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि कुछ लोग जल जाते हैं और वो कहते हैं घर वाले नहीं कोई ऑपरेशन नहीं कराना, बिल्कुल घर बैठे रहो जी, पट्टियाँ कराते रहो, साल से पट्टियाँ होती चली जा रही हैं, लेकिन उसका नुकसान हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि क्या वजूहत हो सकती हैं जिससे लोग जल जाते हैं। मैं समझता हूँ चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं जो घर में खाना बना रहे हैं या शेफ़ बना रहे हैं, उनके पेट मोटे हैं। तो मोटे पेट वाले लोग जो है ना वो भी एहतियात करें, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो बड़े मज़े से खाना बना रहे होते हैं। तो पेट हज़रात जो पेट होता है ना वो चूल्हे के आसपास कहीं लग रहा होता है। तो अगर आपने कोई एहतियात नहीं की तो सालन जो गर्म सालन है, गर्म पानी है, वो पेट पे गिर जाता है
और फिर पेट पे छाले बन जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है। अभी आप लोग मुझसे देख रहे होंगे क्या मैं ये बात सही कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। नंबर एक चीज़। दूसरा, बहुत सारे लोग गीज़र ऑन करते वक्त ना मुंह नीचे डाल देते हैं कि यार वो देखिए जी गैस आ रही है कि नहीं आ रही, गैस आ रही है कि नहीं, फिर वो चूल्हा जलाते हैं, तब तक वो गैस आ गई होती है और वो चेहरे पे आ जाती है। तो ये दो एक मेन रीजंस हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। थर्ड चीज़ मैं समझता हूँ, माइक्रोवेव में लोग ना अंडा उबालते हैं, तो मैं अगेंस्ट हूँ अंडा उबालने के। माइक्रोवेव में कम से कम अंडा ना उबालें, क्योंकि जब वो आप उसको खोलेंगे ना तो वो फट जाएगा, जब वो फटेगा ना तो फिर वो आपके चेहरे पे भी आ सकता है। तो ये सारी वो एग्जांपल जो हमारे पास लोग आ जाते हैं। उसके अलावा आप देखा होगा कि बच्चे चल फिर रहे हैं और कोई मासी या मेड जो ना वो इस्त्री करती कपड़े, तो वो बच्चा आया उसने इस्त्री को हाथ लगा दिया, बिल्कुल, तो वो बच्चा इस्त्री को हाथ पीछे करता है, इस्त्री उसके पाँव पे भी गिर सकती है, उसके हाथों पे भी आ सकती है, तो वो आपका कॉन्टैक्ट बर्न हो जाता है। उसके अलावा एक आप खुद कभी कभी देखें, लेडीज़ कपड़े सिकारी होती हैं, तो बाय चांस ही किसी से बात करते करते वो इस्त्री कहीं यहाँ लग जाती है, हाँ, तो वो निशान डाल देती है। इवन इस्त्री के अलावा अब तो स्ट्रेटनर्स और हेयर टूल्स जो हैं उससे भी काफ़ी बर्न हो जाते हैं। आप देखें, आप तो बाल जल जाता है। हाँ जी, तो बाल सीधे करते करते आपने अपनी कॉस्मेसिस जो बॉडी की अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं सारी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, इनके वजह से वो लोग जलते हैं। तो मैं आप लोगों को, ये आवाम को ये कहूँगा कि इन सारी चीज़ों का एहतियात करें, और जब इन चीज़ों पे एहतियात करेंगे तो गारंटीड वर्क है कि आप अपनी इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। वजह, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर दैन ट्रीटमेंट। अभी बहुत सारे मुल्कों के अंदर, गोरों के मुल्क में, यूरोप में, उन्होंने प्रिवेंशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ बर्न सेंटर्स को उन्होंने इसके ऊपर डेडिकेट कर दिया है कि भाई आप घरों में जाके लोगों को बताएं, एजुकेट करें कि भाई किसी तरह आपने अपने आप को बर्न से बचाना है। अब हमारे तो देखें, हम तो शहर में बैठे हैं, शहर के लोग, अस्पताल भी अवेलेबल है, सारे सब अवेलेबल है, फ़ौरन से पहले भागते हैं अस्पताल चलें। अब पॉइंट ये है कि ये जो गांव की ख़वातीन है वो उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता। तो हमारे जो गांव की ख़वातीन है उनका क्या कसूर है कि वो गांव में पैदा हो गई हैं? उनका तो कोई कसूर नहीं। तो पॉइंट इज, उनको कैसे एजुकेट किया जाए, उनको बताना भी ज़रूरी है कि बीबियों आप भी हमारे एक मुआशरे का हिस्सा हैं। आपको कैसे बताया जाए? अगर आपको उर्दू में समझ नहीं आती, पंजाबी में दसो ना, पंजाबी नाल गल करो कि दसो ये चीज़ां बचानी है अपने आप को। जब उनको चीज़ एजुकेट करेगी तो वो आगे क्या करेगी, एक अच्छी माँ पैदा करेगी, एक अच्छी माँ अच्छे बच्चे पैदा करेगी, उनको बताएगी कैसे चीज़ें लेके चलनी है। आप देखिए, गाँव के बहुत सारे बच्चे नंगे पाँव फिर रहे होते हैं, घूम रहे हैं। हमारे बच्चे नंगे पाँव फिरे, नहीं नहीं यार जर्म्स पड़ेंगे, ये काम नहीं करना। तो गांव वाले बच्चों को जरासीम क्यों नहीं टकरता और हमारे बच्चों को क्यों जरासीम टकर जाता है? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, उनकी बॉडी फाइट कर रही है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो मैं गांव वाले लोगों को, जो रूरल पॉपुलेशन है हमारी 60-70%, उनको सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल। और उसके अलावा अब सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक खातून को टीच कर देते हैं गाँव के एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपने पूरे गाँव को टीच कर दिया, करना चाहिए। वो पूरे आसपास के पूरे मोहल्ले को बता देगी, एग्जैक्टली वो मनादी बचा देगी। इतनी वो खातून आपस में कनेक्टेड होती हैं। हमारे इधर तो देखिए खातून कनेक्टेड ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि दूसरे घर में, साथ वाले घर में हो क्या रहा है। तो ये हमारा सोसाइटी के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, जो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हम कुछ समझ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खातून जो हमारी रूरल पॉपुलेशन की हैं, उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उनको पता हो कि अगर वो चूल्हे, आप देखें वो चूल्हा कैसे है, वो तो लकड़ी वाला चूल्हा है, बिल्कुल। तो बच्चा आता, ध्यान किया नहीं है तो वो जो उसकी देगची है पानी गर्म वाली, वो उलट सकती है, तो उलट जाएगी तो सिस्टम आ जाएगा। एक और बड़ा इशू है, सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो सर्दियों में क्या होता है, घर वालों ने कोयला लिया, गर्म करके छोटे छोटे कोयले बना लिए। क्या करना है जी, हाथ सेकने, आग सेकनी है। अब क्या हुआ, आपने वो जो बर्तन है ना, वो आपने चारपाई के नीचे रखा हुआ है ताकि नीचे से भी अच्छी सी ना वो गर्माइश आती रहे। तो वो गर्माइश तो आप ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। अब आप तो ये नहीं पता ना कि बच्चा भी आपकी गोद में बैठा हुआ है, वो भी चारपाई पे बैठा हुआ है, या वो चल रहा है, खेल रहे हैं, तो वो उसके अंदर भी गिर सकता है। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि वो सीधा ऊपर से किया, सीधा उसके अंदर जो ना बर्तन में जा गिरा। चारपाई जलने का खतरा भी होता है। और देखिए जी, वो जो कोयला है ना, हमने लोगों के मुंह में जाते हुए देखा हुआ है, कान के अंदर, मुंह के अंदर हमारे पास आते रहे हैं पेशेंट्स। तो ये मैं अपने ख़वातीन को, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हमारे इस एरियाज़ में रहते हैं, जो इस तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है
कि किस तरह आपने इस तरह चीज़ों से बचना है। अब जैसे हम घरेलू खातून की बात कर रहे हैं, गांव से रिलेटेड लाइफ की बात हुई है, तो सिलेंडर और प्रेशर कुकर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, और अक्सर फीमेल्स की अगर बात करें तो जलने के केसेस प्रेशर कुकर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि जी प्रेशर कुकर लगाया था, उसकी वजह से जो है हमारी बच्ची या हमारी बीवी, हमारी बहन जल गई है। तो प्रेशर कुकर और सिलेंडर्स को किस तरह से मैनेज करना चाहिए और ख़ुद को कैसे बचाना चाहिए? देखिए जी, प्रेशर कुकर और सिलेंडर्स ये एक बहुत बड़ा नेसेसिटी भी है हमारी ज़िंदगी की, और एक तरह का समझ लें कि AK-47 भी है। तो उसमें ये कह सकता हूँ कि सिलेंडर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप कोशिश करें सिलेंडर अच्छी क्वालिटी का लें, ठीक है। और अगर उसमें 12 किलो की गैस पड़ती है, उसमें उसने लिखा हुआ है, तो आप उसमें 9 किलो 10 किलो गैस भरवाएं। उसको फुल ना कराएं, उसको कम रखें थोड़ा सा, ताकि उसका प्रेशर बिल्ट ना हो, नंबर 1। दूसरा, उसके ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो मेक श्योर कर लें कि वो जो रेगुलेटर है उसमें लीकेज ना होनी चाहिए, हो गया। तीसरी चीज़, जो आपके पाइप आ रहा है उस सिलेंडर से आपके चूल्हे के आसपास पेशेंट के, तो वो भी ध्यान करें, वो भी कहीं से, जहाँ से उसका क्लैंप लगाया हुआ है वो भी कहीं से लूज़ ना हो, वहाँ से गैस लीक ना हो रही हो। तो इस वजूहात से तो हो सकता है। तो सिलेंडर में 2 वजूहात हो गई, एक तो अपने सिलेंडर की अपनी वजह से भी, आप कम पैसों की खातिर सिलेंडर के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, किसी अच्छी कंपनी का लें, ताकि उसकी जो शीट है, उसकी जो लोहे की शीट है या फाइबर की शीट है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो फटे ही ना, नंबर 1। दूसरा, जो तार, जो पाइप आ रही है वो मेक श्योर कर लें वो ठीक हो, जब चूल्हे के पास जा रहा है वहाँ से लीकेज ना हो। तो बहुत सारे लोग रात को सोते हैं तो वो लीकेज हो रही होती है, सुबह उठते हैं तो यार वो तो गैस की स्मेल आ तो रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि चला के देखता हूँ भाई हो भी रही है कि नहीं हो रही गैस। भाई जब आपको स्मेल आ रही है तो आप तीली क्यों जला रही हैं? उसका बेस्ट हल होता है कि आप उस किचन में जहाँ भी हैं, खुले में तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर कम बंद कमरे के अंदर बैठे हैं तो फिर स्मेल से जज कर लें कहीं ना कहीं लीकेज है, तो तीली मत जलाएं। तो जलती हुई आग पे तीली मत जलाएं और ना खुद जलने की कोशिश करें। तो ये आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप खिड़की खोल दें, दरवाजे खोल दें, ताकि वो गैस निकल जाए, और पीछे से उसका रेगुलेटर बंद कर दें। अब आते हैं प्रेशर कुकर पे। प्रेशर कुकर क्या होता है, नया बंदा 14 साल की 15 साल की लड़की ने खाना बनाना सीखा और उसको कहा कि माँ ने कि जाओ जी खाना बना के आओ और ये गोश्त को ना आप गलाने की कोशिश करो, वो डाल देती है और माँ कहती है जी प्रेशर कुकर ऐसा बंद कर। 2 प्रॉब्लम्स हैं प्रेशर कुकर के। एक तो ये है कि जब आपने वो जो रबर बैंड होता है वो प्रॉपर तरीके से सही बैठा नहीं हुआ, और जब प्रेशर कुकर बंद किया जाता है तो वो रबर बैंड प्रॉपर तरीके से बैठता नहीं है, उसके ऊपर लीकेज रहती है उस जगह से। एक वो चीज़ ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, जो ऊपर आपने सीटी लगाई है ना, वो सीटी मारती है ट्रेन की तरह, तो वो जो ट्रेन वाली सीटी है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप टाइम नोट करते हैं 10 मिनट बाद 15 मिनट के बाद अब ये सीटी बोलना स्टार्ट हो जाएगी, आप टाइम लगा देते हैं उसके ऊपर। तो वो जो टाइमर वाली है ना, आपने ये ध्यान करना है जब सीटी बोलना स्टार्ट हो, इसका मतलब है अब उसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, वो बन चुकी है, खाना भी ऑलमोस्ट समझ लें कि तैयार होने वाला सिस्टम हो गया। तो जब आपका प्लान हो प्रेशर कुकर को ऑफ करने का, तो पहले उस सीटी को रिमूव करें। सीटी रिमूव करें ताकि स्टीम सारी निकलती रहे। जब स्टीम सारी निकल जाएगी, जब वो ठंडी पड़ जाएगी सारी, तो फिर आप प्रेशर कुकर को बड़े आराम से ओपन करें। तो आप ओपन कर देते हैं, फिर आपका खाना रेडी है। दूसरा, मेरी एक और चीज़ भी मशवरा है। देखिए जी, खाना तो बनाना है खाने के लिए, तो ये जो चमकीले कपड़े पहन के किचन में जाके खाना बनाना होता है ना, ये ना करें। और कॉटन के कपड़े पहने, किसी धारी तार की वजह से या कोई नायलॉन की तार वाले कपड़े किचन में पहन के ना जाएं, क्योंकि अगर वो खुदा ना आस्ता जलता है तो वो जो नायलॉन है वो जिल्द के साथ चिपक जाता है, और जो कॉटन है वो वहीं पे जल के ख़त्म हो जाएगा। और अगर नायलॉन साथ चिपकता है तो आपका जो बर्न था वो टाइप 1 से टाइप 2 टाइप 3 में कन्वर्ट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से नुकसान थोड़ा से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने भी देखा क्या कि जो मोटे बंदे हैं और जो चमकीलेदार बंदे हैं वो ज़रा अवॉइड करें। ज्वेलरी जो ना वो कम पहन के जाएं किचन के अंदर, खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। रिंग्स पहन के कुकिंग हो रही होती है, बहुत गलत है। इवन कुकिंग शोज़ पे भी अक्सर देखने को मिलता है कि जो आपकी शेफ्स होती हैं उन्होंने हाथ में अपने कंगन पहने हुए हैं, रिंग्स पहनी हुई हैं और वो मज़े से खाना पका रही होती हैं। तो कितना हार्मफुल। मैं उसे कहता हूँ कंगन वाला खाना। तो आप कंगन वाले खाने के अंदर कंगन का टच देंगे तो आई थिंक सो कि उसमें टेस्ट में तो फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर हो जाएगी।
लेकिन तो अपने ऊपर तक नुकसान है ना, कि वो आग कैच हो सकती है। हाँ जी, कंगन हो गया, फिर अंगूठी हो गई, फिर मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम कभी कभी इन्होंने नहीं पहनी होती है, चेन्स पहनी होती हैं, या जो है ना लंबे नाखून होते हैं, तो वो भी सारी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन नाखून अगर सपोज फॉर एग्जांपल लंबे नाखून हैं, नाखून आर्टिफिशियल भी आए हुए हैं, अगर वो भी सारा कुछ आ गया, अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी को बर्तन को पकड़ना है और उस नाखूनों की वजह से नहीं पकड़ा जा सका, तो वो तो स्लिप कर सकता है। तो अगर स्लिप करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन की जो ख़वातीन हैं, जो मेड्स पे डिपेंड कर रही हैं, जो खाना वो बनाती हैं, तो कोशिश करें अपनी जो मेड्स हैं या जो खानसामा है उनको भी ये तरबीज दें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें खाना खाने बनाते वक्त, ताकि वो खाना अच्छा बने और हम भी अच्छा खाना टेबल पे बैठ के खा सकें, वो भी खाएं तो हम भी खाएं। अगर हम रिकवरी प्रोसेस की बात करें बर्न पेशेंट्स की, तो रिकवरी के क्या स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है? क्या रिकवरी सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकती है या घर पे भी एक जला हुआ पेशेंट रिकवर कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी। जो बच्चा या जो बंदा जलता है, मैं छोटा जिक्र करता हूँ गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी से जो जला, अगर वो लाली बहुत ज़्यादा है और दर्द बहुत है तो आप उसको घर में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आंवला बन गया है तो आप फर्स्ट एड लेके डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर वो सफ़ेदी माइल हो गया है तो फिर भी डॉक्टर के पास जाएं। घर के अंदर फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बर्न सुपरफिशियल था उसको डीप से बचाया जा सकता है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी रही बात, आप जिक्र किया था स्किन ग्राफ्टिंग का, जी बिल्कुल, वो तब किया जाता है जब एमरजेंसी ट्रीटमेंट ले ली। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है जी, हम जल गए तो हम ठीक कैसे होंगे? 2 हफ्ते लेता है वो ठीक होते हुए। अगर निशान बन जाए तो उस सूरत में हम स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं? निशान नहीं, अगर कोई निशान ऐसा है जो वहाँ पे जख्म बन गया है तो फिर हम उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन उसका भी तरीकाकार है उसको प्रिपेयर करने का, ताकि उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे वो सही एक्सीलेंट तरीके से आ जाए। अब पॉइंट ये है कि अगर आपने उसको ट्रीट कर लिया है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ले ली है, और वो 2 हफ्ते के बाद उसका जख्म ठीक हो गया है और वो पिगमेंट छोड़ गया, फिर हम उसको एंटी पिगमेंट्री, यानी कि उसकी जो कालापन है उसको बेहतर करते हैं। जैसे इस्त्री से जलने के बाद एक निशान रह जाता है, जी बिल्कुल रह जाता है। उस निशान को किस तरह से ट्रीट उसके लिए हम कुछ क्रीम्स देते हैं, कुछ सन ब्लॉक्स देते हैं, कुछ विटामिन सी क्रीम देते हैं, और साथ कुछ और भी एंटी सन ब्लॉक है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ डाइट में कहते हैं कि आप लेमन सी, विटामिन सी ये इस्तेमाल करें। काले कपड़े में अवॉइड कराता हूँ बर्न वाले मरीज़ों के अंदर। मैंने काला पहना हुआ है, लेकिन कि मेरी सजेशन होगी कि जो ऐसे बर्न के प्रॉब्लम्स हैं या किसी को स्किन का प्रॉब्लम्स हैं वो काले को अवॉइड करें। इसकी कोई वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि जो ब्लैक है वो अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बर है और हीट एब्जॉर्बर है। तो जब ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा तो उस एब्जॉर्प्शन से वो जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाएगी। मतलब जो सूरज की रोशनी है वो काला कपड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़रा एब्जॉर्ब करती। आप देखिए हम तो है ब्राउन पीपल है ना जी, जो जिनका रंग काला होता है वो धूप में निकले तो वो और काले स्याह हो जाते हैं। तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि आप अपनी सन प्रोटेक्शन भी करें और ब्लैक्स को अवॉइड भी करें, तो उसका आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपका रंग भी निखर जाएगा और बर्न से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी सेटल हो जाएंगी। अब आ जाए, इनिशियल ट्रीटमेंट तो आपने कर ली, अब जख्म भी बन गया। अब जख्म को कैसे ट्रीट करना है? तो जख्म के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ एक अपना क्वालिफाइड सर्जन चूज़ करें जो सिर्फ उसमें स्पेशलाइज्ड हो और उसको वो काम करे और आपका एक अच्छा तरीके से लेके चले। अब बहुत सारे लोग जख्म को कैसे ट्रीट करते हैं, वैसे पट्टी किए जाओ जी, पट्टी किए जाए। खाली पट्टियाँ तो करनी है, उसको इलाज भी तो करना है। उस जख्म को तैयार करें, उसका कल्चर लें, कल्चर की रिपोर्ट लेके चेक करें कि उसमें कोई ऐसे जरासीम तो नहीं बैठे हुए, कोई ऐसे ख़तरनाक नाड़ू तो नहीं बैठे हुए जो एक सिस्टम आ जाता है। तो दिस बैक्टीरिया शुड बी किल्ड बिफोर कि आप उसके ऊपर किसी किस्म से जिल्द लेके यहाँ पे लगाएं। तब वो जिल्द लगाएंगे तो फिर वो जिल्द चिपक जाएगी। अगर जरासीम मौजूद हुआ तो जिल्द नहीं चिपकती, वो ख़राब हो जाती। तो ये बहुत ज़रूरी है ये बात करना भी कि ऑपरेशन करने से पहले आपको अवेयरनेस होगी डॉक्टर जो कर रहा है वो ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ना हो कि आपका टाइम भी ज़ाया हो, आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा हो और आपको रिजल्ट भी ना मिल रहा हो। तो ये सारा कुछ आपकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी। अब एक वो वाला मरीज़ है जी जो जला था, चाहे वो शहर में जला चाहे वो गाँव में जला, घर वालों ने सब ने कहा कि अगर ऑपरेशन कराओगे तो मर जाओगे। तो क्या हुआ, वो पट्टियाँ करते रहे हकीमों से, कभी क्या चीज़ कभी क्या लगा रहे हैं। देसी हकीम भी बने हुए हैं आजकल ना, देसी डॉक्टर भी काफ़ी सारे। वो क्या हुआ, अगर जला सपोज इस जगह पे था, ये जख्म है, अब उस मरीज़ ने क्या किया, वो दर्द की वजह से ना रोकने, वो अपने बाजू को यहाँ पे ऐसे कर लेता है, वो रोक लेता है। क्या हुआ,
अब उस रोकने से पट्टियां भी कर रहे हैं, अब वो जिल्द इस जिल्द के साथ जाके जुड़ चिपक गई और बाजू यूं ही रह और गए। बाजू यूं रह गया। जब बाजू ऐसे रह गया तो आप मुझे बताएं कि इस जोड़ में भी Movement मसला ही आएगा, नहीं रहेगी। इस जोड़ में भी मसला आएगा, जिल्द में मसला आ गया, पट्टे भी शॉर्ट हो गए, नसों का मसला स्टार्ट हो गया, काम वो कर नहीं सकता कुछ। अब बताएं उसका क्या करें। वो एक तरीकाकार है कि वो आंखें बंद करके आए और मेरे पास भी आए, हम आपको ट्रीट करेंगे, बाजू भी सीधा करेंगे और आपका काम भी करें। कोशिश करेंगे कि बाजू राइट हैंड है, राइट लेफ्ट हैंड है, उसको तो फंक्शन डॉक्टर उस्मान, अगर हम एसिड विक्टिम्स की बात करें, जो लोग एसिड से जल जाते हैं, ऑब्वियसली इंसान खुद तो अपने ऊपर एसिड नहीं फेंकता, नॉर्मली लोग ही एक दूसरे के ऊपर एसिड फेंक रहे होते हैं, तो ऐसे विक्टिम्स पे ये एक बहुत मेंटल इमोशनल स्टेट है जो आपकी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब कर देती है। तो एक एसिड विक्टिम की क्या ट्रीटमेंट है? देखिए जी, एसिड विक्टिम जो है ना दो तरह का है। होमिसाइडल इश्क मशूकी में फंस जाती है बंदी या बंदा फंस जाता है, और सुसाइडल में ज़्यादातर मैंने देखा ये क्या है, मियाँ बीवी फंसते हैं। तो सजेशन ये होगी कि अगर एसिड विक्टिम कोई भी ऐसा आ रहा है तो फ़ौरन से पहले उसको हॉस्पिटल में इलाज करें, क्योंकि उसके साथ ना बहुत सारे एनजीओज़ भी काम कर रही हैं एसिड विक्टिम्स में। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि जी वो लोग भी इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरन से पहले उनका इलाज स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि पता क्या है, एक बंदी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है और उसको पता लगता है कि अगले दिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसा ही है। वो शीशा कहती है तो शीशा ठीक नहीं है, ये लाइफ टाइम ट्रॉमा है ये। वो शीशे को कहती है कि तू इतनी ठीक, मैं ठीक हूँ, यू आर नॉट राइट। वो शीशे को बुरा भला करना स्टार्ट कर देती है कि तू मेरी शक्ल वो क्यों नहीं दिखाता। तो पॉइंट इज वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जा चुकी है, वो सोशल इम्पैक्ट का कि वो लोगों से मिलने से अब घबरा रहा है या घबरा रही है। तो हमने देखना ये है कि इस जैसे मरीज़ों को इलाज के साथ साथ ये जो हमारे पास इनकी जो मेंटल स्टेट है, सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टेट है, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? अगर वो एक सोसाइटी के एक्टिव मेंबर नहीं बन पाते तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो सोसाइटी के लिए नासूर बन जाएंगे। खुदा नास्ता दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो किसी दहशतगर्दी में घुस जाएंगे, नहीं तो वो अपने आप को सुसाइड में ले जाते। तो क्या ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग सुन रहे हैं, क्या अल्लाह ना करे कोई जले, लेकिन जो जला हुआ है क्या वो ये चीज़ें से गुजरा नहीं? बिल्कुल गुजरा होगा। अब उसको कैसे टैकल करना है, अब आपका वो सर्जन डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेके चल रहा है। आपकी सर्जन टीम डिपेंड करती है, बर्न सर्जरी की टीम डिपेंड करती है कि अपने मरीज़ों को किस तरह वो आगे प्रोसीड कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ बर्न का जो जला वो इस तरह ट्रीट हो कि वो एज अ बर्न क्वीन के नाम से या बर्न किंग के नाम से जाना जाए। तो उसका जो शीशा है ना, वो उसको कहे यस यू आर बर्न क्वीन, यू आर बर्न किंग, और आप वापस अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो दिस इज़ माई मोटो। हम चाहते हैं कि जी वो सोशल इम्पैक्ट से बाहर निकलें और उनको सोशल डायलेमा में ना वो इन्वॉल्व हों और साइकोलॉजिकली वो डिप्रेसिव एलिमेंट में चले जाएं। ये ना हो कि मेंटल हॉस्पिटल पहुँचे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी ये बर्न के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए, उनको स्पेसिफिकली सिस्टम में आगे लेकर चलना चाहिए, उनको भी एक नॉर्मल लाइफ में जॉब्स देनी चाहिए और उनके साथ वही सलूक किया जाए जो एक आम बंदे के साथ कर सकते हैं हम। और दे आर ब्यूटीफुल। और आप नोट कीजिएगा, ये जो बर्न वाले लोग होते हैं ना, जब ये जल जाते हैं ना, ये अंदर से नरम हो जाते हैं। ये अंदर से इतने नरम होते हैं कि दे आर सो सबमिसिव कि आपको लगता है कि यार इनसे बड़ा खूबसूरत आदमी कोई नहीं है। इनका दिल बड़ा खूबसूरत हो जाता है अगर आप वो सही टीच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यू आर एक्टिव मेंबर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, 10 जॉब्स हैं, क्या होगा कि आप उसमें एक सीट जो है बर्न वाले लोगों के लिए रख लें। आप मिल के बैठ के काम करें, आप देखें वो एक एक्टिव मेंबर बनेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो शायद वो बंदा जो गवर्नमेंट में बैठा है और वो बर्न हुआ है, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। क्यों? मैंने देखा है, हमने उन बंदों को भी देखा है जो काम कर रहे हैं, वो दिल के बहुत साफ़ हो जाते हैं क्योंकि वो सबमिसिव हो गए ना, उन्हें एक्सेप्ट करना है। लेकिन आप उनको स्नब ना करें, डोंट स्नब देम, कंधे से कंधा मिला के चलें, फिर देखें वो बहुत एक्टिव इन्वॉल्व होंगे और मैं इदारे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव।
और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को आज बहुत सी इन्फॉर्मेशंस मिली हों, क्योंकि हमने बहुत खुल के बर्न को जो है डिस्क्राइब किया है, घरेलू मामलात को डिस्कस किया है। तो जाने से पहले कोई एडवाइस जो रह गई हो जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो? बर्न से रिलेटेड ही मैं एक लोगों को एक अच्छा मैसेज भी देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। बीइंग एज अ प्लास्टिक सर्जन, मैंने बर्न यूनिट को, बर्न डिपार्टमेंट, मैंने जब FCPS कंप्लीट किया था, FCPS करने के बाद ना आपको कंसल्टेंट की जॉब मिलती है, तो मैंने FCPS करने के बाद DG खान में मेडिकल ऑफिसर की जॉब ली और मैंने जनरल सर्जरी में काम किया। वहाँ काम करने के साथ साथ मैंने वहाँ पे मुझे एक स्टिमुलस मिला कि यहाँ पे बर्न यूनिट भी कोई है। मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन हैं तो इस बर्न को इस्टेब्लिश करते हैं। मैंने कहा सर मैं हाज़िर हूँ, मेरी कोई भी सर्विस आपको रिक्वायर्ड है, आई एम देयर फॉर यू फॉर वन दिस। सो मैंने बहुत स्टेप लिया उसके ऊपर, उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया। 1 सिंगल सर्जन विद 1 स्वीपर, 1 डिस्पेंसर एंड 1 नर्स, इससे मैंने डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। आज हमने DG खान के अंदर एक एस्टैब्लिश्ड बर्न यूनिट को प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आई एम द पायनियर टू एस्टैब्लिश बर्न सेंटर, बर्न यूनिट इन दी DG खान। उसका फ़ायदा भला क्या हुआ आपको? ये जितनी बातें मैंने सारी की हैं ना, बलूचिस्तान का मरीज़, सिंध का मरीज़ और साउथ पंजाब का मरीज़ जो मुल्तान नहीं जा सकता ना, वो DG खान में अपना इलाज करा रहा है। मैं अपने ज़मीर से मुतमईन हूँ और मैंने अपने अंदर से चीज़ें हों कि मैंने अपने आवाम के लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरी दुनिया भी सवरे और मेरी आखिरत भी सवरे। तो पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान क्या दुनिया में अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम करके जाएं आखिरत में, ताकि वो आपके लिए निजात का ज़रिया बने। चाहे जो भी काम हो, डू इट एट योर बेस्ट। और अगर आप बर्न हैं, जल गए हैं, तो आई विल मेक यू बर्न क्वीन, आई विल मेक यू बर्न किंग। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहें स्माइलिंग हेल्थ कास्ट ऑन FM सेहत ज़िंदगी।